हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके। तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे लिस्ट ऑफ सर्विसेज विच आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बहुत सारी सर्विसेज हमने देख ली है, आगे कंटिन्यू करना है इसे। और आज जो सबसे पहली सर्विस एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी देखने जा रहे हैं वो है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। ऑब्वियसली जब हम कहेंगे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस तो यू कैन नॉट कंसिडर इट एज कि भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो भी सर्विस है वो एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं है, राइट। बट पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में कौन कौन सी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है ये आप देखने जा रहे हो। अदरवाइज तो अगर ब्रॉडर सेंस में बात करें तो ऑब्वियसली इट्स एन टैक्सेबल सर्विस, इसमें एग्जेम्प्ट क्या क्या है ये देखने को मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं। कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स। विथ और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग्स का मतलब पैसेंजर जा रहा है, बैग अपना साथ में लेके जा रहा है या बिना बैग के जा रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर एक पैसेंजर साथ में बैग भी अपना लेके जाता है तो वो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो गया, वो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन ही है, राइट। अगर हम सिर्फ अपना सामान भेज दें तो व्हाट इज दैट, दैट इज गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। हम खाली हाथ कहीं जाएं तो व्हाट इज दैट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। बट अगर हम खुद अपना सामान एक बैग लेके भी जा रहे हैं then it is what, it is passenger transportation। तो कह रहा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाय एयर, यानी हवाई यात्रा की बात हो रही है। इन इकोनॉमी क्लास, अच्छा हवाई यात्रा इकोनॉमी क्लास वाली, एम्बार्किंग फ्रॉम और टर्मिनेटिंग इन। एम्बार्किंग का मतलब होता है चढ़ना, हवाई जहाज में चढ़ना। टर्मिनेटिंग इन का मतलब है हवाई जहाज से उतरना। तो कह रहा है कि अगर आप इकोनॉमी क्लास की हवाई जहाज में, ठीक है, मतलब हवाई जहाज के इकोनॉमी क्लास में बैठते हो और फलाने एयरपोर्ट से चढ़ते या उतरते हो, ठीक है, कौन कौन से एयरपोर्ट से, इन एन एयरपोर्ट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा। कह रहा है अगर इनमें से किसी भी स्टेट से आप हवाई जहाज में चढ़ते हो या आप हवाई जहाज से उतरते हो तो आपका जो एयर फेयर होगा, हवाई जहाज का भाड़ा होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगी, ठीक है। और एक चीज ऐड किया हुआ है, एंड बगडोगरा लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पूरे स्टेट के लिए नहीं कह रहा है, बस एक पर्टिकुलर जगह के लिए कह रहा है, बगडोगरा, ठीक है। अच्छा, ये कौन सी स्टेट मेंशन किया है कि इन स्टेट में अगर हम फ्लाइट पकड़ें या फिर फ्लाइट से हम उतरें तो जीएसटी नहीं लगेगा हवाई यात्रा पे, ऐसा क्यों? ये सभी स्टेट अंडर डेवलप्ड हैं, ठीक है, या हवाई यात्रा भी लोग कम करते हैं। सरकार चाहती है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवाई जहाज में बैठे, यहाँ पे ये भाई अंडर डेवलप्ड स्टेट डेवलप हो, और इसलिए गवर्नमेंट जीएसटी नहीं ले रही है इन एयरफेयर पे। एग्जाम्पल से समझाऊं, मान लीजिए हम यूपी से हवाई यात्रा शुरू करते हैं और अरुणाचल प्रदेश में उतरते हैं, क्या जीएसटी लगेगा हवाई यात्रा पे? आंसर इज नो। अरुणाचल प्रदेश से चढ़े और जाके महाराष्ट्र में उतरे, क्या जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो। मतलब या तो आप इन स्टेट से चढ़ रहे हो या उतर रहे हो, तो जीएसटी नहीं है हवाई यात्रा पे। नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज। कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कैरियज का मतलब होता है हायर्ड टैक्सी। हायर्ड टैक्सी क्या होती है? जब हम कैब वाले को बोलते हैं कि भाई हमने उसको हायर कर लेते हैं, बोलते हैं कि हमको लखनऊ ले चलो वाराणसी से, ठीक है, कौन सी होनी चाहिए? नॉन एसी। कह रहे हैं नॉन एसी हायर्ड टैक्सी है आपकी, तो इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अदर देन रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी क्या होता है? चलिए आज ध्यान से सुन लीजिए, रेडियो टैक्सी क्या होता है। रेडियो टैक्सी उसे कहा जाता है जब आप एक फोन कॉल पे कैब अपने घर पे बुला सकते हैं, मतलब जहां पे भी आप बुलाना चाहें आप एक फोन कॉल पे बुला सकते हैं, या आप अपने मोबाइल ऐप से कैब को बुला सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप तुरंत कैब बुला सकते हैं, राइट। तो इसे कहा जाता है रेडियो टैक्सी। रेडियो टैक्सी का एग्जाम्पल है आज के जमाने का ओला उबर, ये रेडियो टैक्सी है, राइट। हम ऐप से तुरंत कैब को जहां चाहे जहां बुला सकते हैं। तो ये रेडियो टैक्सीज जीएसटी के दायरे में है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर नहीं है। अब गवर्नमेंट कैसे सोच रही है इस बात को समझिए। गवर्नमेंट कह रही है जो आप कैब वाली सर्विस लेते हो, कह रही है वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो कौन है? वो ऐसा कैब वाला है जिसको आप क्या करते हो भाई,
जिसको कैब वाले को ही डायरेक्टली आप कॉल करते हो, कैब वाला छोटा कैब वाला है, 2-4 कैब वैब रखता होगा, बस इस तरीके का सिस्टम है, राइट। कोई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं है जैसा कि ओला उबर वगैरह का होता है, उसको कहा जाता है रेडियो टैक्सी, राइट। तो रेडियो टैक्सी नहीं है जहां पे आप बस फोन करेंगे या ऐप पे और वेबसाइट पे जाके बस बुक करेंगे और कैब चली आएगी, राइट, ऐसा नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जहां पे नहीं है वहां पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। जनरली ये कॉन्ट्रैक्ट कैरियर नॉन एसी भी है। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, आज नॉन एसी कार होती है क्या? मतलब ये सब वैसे ही एकदम ऐसी बात कह रहे हैं ना जो पॉसिबल ही नहीं है। बताइए किसके पास नॉन एसी कैब वगैरह होगी? हमको लगता है ये सब जनरली ये क्या है जी, जनरली वही होगा जो बहुत पुराना कैब वाला है कोई, ठीक है, अपनी एक टैक्सी है उसके पास, पुराने जमाने की है, 25 साल से वही कैब चला रहा है, एसी वेसी भी नहीं है, तो ऐसे लोगों पर वाली कैब पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है। फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म, अच्छा अगर वो टूरिज्म वगैरह नहीं कराता है तब टूरिज्म वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंडक्टेड टूर, चार्टर और हायर, जो लोग टूर पे ले जाते हैं, ठीक है, शिमला मसूरी ले जा रही है कैब, वो सब नहीं, ठीक है। यानी कौन सी कैब होगी? नॉन एसी, मोटा मोटी शहर के अंदर घुमाने वाली कैब है, ठीक है, जिसको हम रास्ते में हाथ दे के, फोन वोन से नहीं बुलाने वाली कैब है ये, जिसको रास्ते में हाथ दे के रोक लेते हैं, कहते हैं भाई साहब वहां चलेंगे क्या, ये वाली कैब पे जीएसटी नहीं लगेगी। अब आप समझ गए? गाड़ी में एसी भी नहीं है, खिड़की खोल के बैठे रहोगे, ठीक है, उस वाले में जीएसटी नहीं लगेगा। तो आपको कल्पना करते हुए ही समझ में आ गया होगा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। फिर है स्टेज कैरियज अदर देन एसी स्टेज कैरियज। स्टेज कैरियज किसे कहते हैं? वो गाड़ी जिसमें 6+ पैसेंजर बैठेंगे प्लस एक ड्राइवर भी होगा। एक ड्राइवर मतलब 6 से ज्यादा पैसेंजर, यानी 7 पैसेंजर या उससे ज्यादा पैसेंजर और एक ड्राइवर, इतने बैठ सकते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं स्टेज कैरियज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं जैसे जीप, ठीक है। अदर देन एसी स्टेज कैरियज, एसी वाली गाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये समझ गए? ये सब कौन सी गाड़ियां हैं? जीप, ये सब अब चलती ही नहीं है, ये सब पुराने जमाने वाली गाड़ियां हैं, बिना एसी वाली जीप वगैरह है, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, जनरली 10-5 किलोमीटर तक तो टेम्पो चलते हैं, ठीक है। उससे बड़ी जगह में आप देखेंगे थोड़ा सा बहुत मेट्रोज में नहीं मिलेगा आपको, ये थोड़ा सा आपको ना गांव साइड वाले एरिया में जाइए तो आपको दिखेगा जीप विप चलती है, जहाँ 50-60 किलोमीटर का होगा तो जीप विप चलती होगी वहां पे, और आप क्या कर सकते हैं, जीप से बैठ के जा सकते हैं अगर 50-60 किलोमीटर की दूरी पे आपको कहीं जाना है तो ये उसमें बता रहा है जीएसटी नहीं है। However, nothing contained in B and C above shall apply to services supplied to e-commerce operator and notified under subsection 5 or section 9 of CGST Act। कह रहा है अगर ये सब भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट हो रहे होंगे, यानी ऐप पे इनकी भी अगर बुकिंग शुरू हो गई है तो भी ये कवर नहीं होगा। फिर अभी तो ऐप पे इसकी बुकिंग है नहीं, लेकिन अगर कह रहा है ऐप पे इसकी बुकिंग शुरू हो गई ना, ये जीप वाली बिना एसी वाली कार वाली बुकिंग अगर शुरू हो गई ऐप पे, तो कह रहा है इस पे भी फिर जीएसटी लगेगा, फिर ये एग्जेम्पशन नहीं है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस में। तो अभी तक आपने सीखा कि हवाई यात्रा में इन स्टेट्स से चढ़ना या उतरने पे नहीं है, ठीक है। हायर्ड टैक्सी जो नॉन एसी वगैरह होती है, जो रेडियो टैक्सी नहीं होती है, उन पे जीएसटी नहीं है, और जीप पे जीएसटी नहीं है अगर जीप पे जीएसटी नहीं है अगर उसमें एसी नहीं है। तो इसको आप इग्नोर करेंगे, पॉइंट नंबर 16 को ये हम लोग नहीं देखेंगे। तो देयर आर सर्टेन पॉइंट्स, कहीं कहीं एग्जामिनेशन की लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है, बट मुझे लगता है कि अगर कोई पॉइंट बहुत ही वेग है, देयर कैन नॉट बी, मतलब रिमोटेस्ट चांस भी नहीं है दैट हैज टू बी आस्क्ड, तो आई जस्ट रिमूव इट, ठीक है। तो इसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। आगे आगे ये देखते हैं, सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर विद और विदाउट अकम्पनीड बिलोंगिंग बाई रेलवे इन अ क्लास अदर देन फर्स्ट क्लास एंड एसी कोच। तो रेलवे पे जीएसटी नहीं होता, रेलवे के भाड़े पे, लेकिन रेलवे में जो एसी 1 होता है और एसी कोचेस जितने भी होते हैं, फर्स्ट क्लास और एसी कोचेस पे जीएसटी होता है, ठीक है। तो इन पे जीएसटी है, बाकी रेलवे के टिकट पे जीएसटी नहीं होता। जैसे आप जनरल टिकट कटा लीजिए, उस पे
जीएसटी नहीं होता, ठीक है। आप स्लीपर की टिकट कटा लीजिए, उस पर जीएसटी नहीं होता, लेकिन आप एसी कोच की टिकट कटाएंगे उस पर जीएसटी होता है, फर्स्ट क्लास की टिकट कटाएंगे उस पर जीएसटी होता है। अच्छा, अब आजकल के बच्चे तो जानते नहीं ना होंगे, बहुत सारी बात ऐसी होती है ना, बताना पड़ेगा, नहीं तो आजकल के बच्चे कहेंगे सर फर्स्ट क्लास का मतलब तो एसी कोच ही होता है, एसी वन को ही तो बोलते हैं फर्स्ट क्लास। अब बेटा तुमको कैसे बताएं, एक जमाना था जब एसी जिसको फर्स्ट क्लास बोलते थे ना, उसमें भी एसी नहीं होती थी राइट, उसमें भी एसी नहीं होती थी। अब ये सब कानून में वही सब चीज लिखी हुई है, राइट, ये सब कॉपीड है, बहुत सारी चीज। आप कहोगे सर जीएसटी तो नया कानून है, तो इसमें कैसे पुरानी चीज आ सकती है? तो बेटा बड़ी सारी जो छूट एग्जेम्पशन आप पढ़ रहे हो, इस कानून के पहले सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगा करता था, तो सर्विस टैक्स में भी एग्जेम्पशन की लिस्ट थी कि इन सर्विसेज पे सर्विस टैक्स नहीं है। तो बहुत सारी एग्जेम्पशन की लिस्ट जो यहां उठ के आई है वो वहीं से उठ के आई है, तो कानून भी एज इट इज है, राइट। तो आपको जो समझा रहा हूं वो समझिएगा कि एक जमाना था जब फर्स्ट क्लास में भी एसी नहीं होता था, आज के जमाने में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, या हो सकता है कहीं रिमोट एरियाज में ऐसी ट्रेन आज भी चलती हो, तो मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन ये बात पक्की है कि एक जमाने में एसी जो फर्स्ट क्लास होते थे उसमें भी एसी नहीं होती थी, राइट। तो इसलिए फर्स्ट क्लास पे उस समय भी फर्स्ट क्लास की टिकट पे जीएसटी होता था, तो इसलिए जीएसटी वहां पे है, और एसी कोचेस हैं तो उस पर जीएसटी है। फिर उसके बाद मेट्रो के भाड़े पे, मोनोरेल के भाड़े पे और ट्रैमवे के भाड़े पे जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है। आपको तो पता ही है, मोदी जी का फेवरेट अगर ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है तो वो मेट्रो है। वो जहां पे मेट्रो नहीं भी बन सकता है, मोदी जी कोशिश कर रहे हैं वहां पे भी मेट्रो बनवा दें, तो इसलिए जीएसटी यहाँ पे नहीं है। अब मेट्रो, मोनोरेल और ट्रैमवे में क्या अंतर होता है, मैं तीनों चीज आपको बताऊं। देखो ये जमीन है, ठीक है, ये रोड है, रोड के अंदर जो चलती है उसको कहते हैं मेट्रो, रोड के अंदर जो चलती है उसको कहते हैं मेट्रो। रोड के ऊपर ब्रिजेस बने होते हैं, पुल बना हुआ है, ठीक है, इसके ऊपर जो चलती है ये होती है मोनोरेल, ये मोनोरेल है, मोनोरेल, ठीक है। ये मेट्रो जमीन के अंदर चल रही है, ये मेट्रो जमीन के अंदर चल रही है, मोनोरेल पुल के ऊपर चल रही है, ठीक है। और रोड पे ही अगर ट्रेन चलती है, रोड पे ट्रेन चलती है तो इसको कहा जाता है ट्रैमवे, ठीक है। जैसे आप दिल्ली में देखेंगे तो मेट्रो है और मोनोरेल है, अगर बोलते हैं दोनों को ही मेट्रो बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप कोलकाता में देखेंगे तो यू विल फाइंड ट्रैमवे, वो रोड पे ही चलती है। तो चाहे मोनोरेल हो, तो आप ऐसे, आप याद रखने के लिए ऐसे कह सकते हो, रोड पे चलने वाली ट्रेन, ठीक है, ब्रिज के ऊपर चलने वाली या जमीन के अंदर चलने वाली, ठीक है, तीनों पे ही भाड़े पे जीएसटी नहीं होता है। इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज, इनलैंड वाटरवेज क्या है? इनलैंड वाटरवेज का मतलब रिवर में, कैनाल में, लेक्स में, इसमें नाव के जरिए अगर एक पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है तो इस पे भी जीएसटी नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन अ वेसल बिटवीन प्लेसेस लोकेटेड इन इंडिया अदर देन प्रीडोमिनेटली फॉर टूरिज्म पर्पस। अच्छा, टूरिज्म के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन होती है ना उस पर जीएसटी लगता है। देखिए, तो टूरिज्म वाला तो आप एकदम अलग कर दीजिए। अब ये कौन सी बात कर रहा है, इन अ वेसल लोकेटेड इन इंडिया। देखिए, इनलैंड वाटर ये भारत है, ठीक है। अब यहाँ पे नदी है, ये मान लो नदी है, ठीक है। अब इस नदी में जहाज है, ये थोड़ा बड़ा बना है ना, ये इंडिया है, ये नदी है, ठीक है, ये है नदी, और इसमें देखिए एक ये जहाज चल रही है, ठीक है। जहाज कह रहा हूँ, जहाज नहीं चल रही होगी, नाव चल रही होगी, ठीक है। तो इसमें नाव चल रही है, ये हो गया इनलैंड वाटरवेज का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज का पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। अब ये रहा समुद्र, अब ये इंडिया की बाउंड्री के बाहर ये तो समुद्र है, ध्यान दीजिएगा, वो अंदर नदी थी छोटी वाली, अब ये रहा समुद्र, ये नदी को पहले ये नदी भी दिखा दी, ये नदी था,
और अब ये समुद्र हुआ, तो ये था इनलैंड वाटरवेज। इसकी जब हम बात कर रहे थे तो दिस वाज इनलैंड वाटरवेज। ठीक है, अब ये जो वेसल वाली बात कर रहा है वो क्या वो बात कर रहा है, ये देखिए यहाँ पे है शिप। ठीक है, इंडिया की इस जगह से इंडिया के ही इस जगह पे आएगी शिप, ये आएगी, लेकिन बाहर के पानी से आएगी। ये मतलब समझ में आया आपको बात, इन दोनों में अंतर। पहले जब हम इनलैंड वाटरवेज कह रहे थे तो ये था कि भाई हमारे देश के अंदर जो नदियां हैं, कैनाल हैं, लेक्स हैं, उसमें नाव चल रही है और वहां से एक पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। अब जो हम बात कर रहे हैं वो वेसल के थ्रू हो रहा है, जहाज के थ्रू हो रहा है। और जहाज कहाँ चल रही है? नदियों में जहाज नहीं चल रही है, वो चल रही है समुद्र में। लेकिन समुद्र में बाहर नहीं जाएगी देश की एक कोने से उठ के बाहर बाहर रहेगी, लेकिन आ जाएगी अंदर। ये पहुंच गई इंडिया में ही वापस, इंडिया से निकली जहाज और इंडिया ही पहुंच गई वापस, बस समुद्री पानी में चल रही थी। आई बात समझ में? तो ये वाले पे भी जीएसटी नहीं है, तो इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी जीएसटी नहीं है। अच्छा, अगर ये सब टूरिज्म वाली है, क्रूज है, घूमने के लिए निकली है, ठीक है, तो नहीं। ठीक है, ये सब घूमने वाली नहीं है, बस पैसेंजर को ला देगी, पहुंचा के काम खत्म। फिर क्या है? मीटर्ड कैब और ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई रिक्शा, इस पे जीएसटी नहीं है। मीटर्ड कैब मतलब जो कार वार होती है, मीटर के हिसाब से वो अपना चार्ज करते हैं आपको, मीटर उनका चलता है। जैसे कोलकाता में आपको मीटर्ड कैब मिल जाती है। ऑटो रिक्शा आप जानते ही होंगे, ई रिक्शा आप जानते ही होंगे, इन सब पे भी जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर ये पॉइंट नंबर ई में कह रहा है कि अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू ये सर्विस दी जा रही है तो जीएसटी लगेगा। यानी आप ओला ऑटो करेंगे तो उस पर जीएसटी है। ठीक है, याद रहेगा, जीएसटी यहीं पे लिख दें, जीएसटी एप्लीकेबल ऑन ओला ऑटो। अच्छा, अगर आप ओला के थ्रू नहीं किए वही ऑटो आप बिना ओला के कर लो, ठीक है, ओला के आपसे बुक मत करो, तब जीएसटी नहीं है। तब वो जो टेम्पो वाला है वो आपसे जीएसटी नहीं लेगा। अब देखिए यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 9(5) में यही ना हो रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर से ये कह रही है कि तुम्हारे थ्रू जो बंदा सर्विसेज दे रहा है वो तो बहुत छोटा सर्विस प्रोवाइडर है, वो तो जीएसटी के दायरे में आता नहीं है, लेकिन तुम तो बड़े हो ना भाई साहब। ठीक है, जो ओला पे ऑटो चला रहा है वो छोटा आदमी है, लेकिन ओला तो बड़ा है ना, तो सरकार कह रही है भाई ओला तुमको जीएसटी देनी पड़ेगी, राइट, इसलिए वो जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, दे रहा है। तो ये थी बात पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, और अब बात करने जा रहे हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस की। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड। ठीक है, अगर गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन रोड से हो रही है तो वो एग्जेम्प्ट है, एक्सेप्ट ये दोनों, यानी ये दोनों पे जीएसटी एप्लीकेबल है। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी से अगर आप माल भेजोगे तो भाड़े पे जीएसटी है, और या फिर आप कोरियर से अपना सामान भेजते हो, ठीक है, तो इस पे भी जीएसटी है। अदरवाइज हम अपना माल ट्रॉली से भेज दें तो ट्रॉली के भाड़े पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर हमने अपना माल टेम्पो में डाल के भेज दिया तो उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर टेम्पो ओला से बुक कर लिए तब लग जाएगा। ठीक है, 9(5) वाले में जीएसटी लगता है, ये बात आपको पता है। हमने ट्रॉली से अपना माल भेजा, भाड़े पे जीएसटी नहीं है। टेम्पो से माल भेजा, भाड़े पे जीएसटी नहीं है। और कोई गाड़ी से भेजा, छोटी मोटी किसी इस तरीके की गाड़ी से भेजा तो जीएसटी नहीं है। हाँ, आपने गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू भेजा माल तो जीएसटी लगेगा। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी आई होप आप समझते हैं। जो लोग लियन एक्सरसाइज करते हैं गुड्स पे, ये सब रिवर्स चार्ज पढ़ा रहे थे तो बताया था आपको, ट्रक वाले होते हैं ये। ठीक है, ये लियन एक्सरसाइज करते हैं, बिल्टी देते हैं आपको। लियन एक्सरसाइज करने का मतलब समझे, जब आप इनको माल देते हैं तो ये गारंटी लेते हैं कि अगर आपके माल के साथ कुछ हुआ ना तो ये भरपाई भी करेंगे उसकी। तब हम ट्रक वाले को माल दे देते हैं, लो यहां से वाराणसी से विशाखापट्टनम पहुंचा दो माल, राइट। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के भाड़े पे जीएसटी है, कोरियर के भाड़े पे, कोरियर वाला जो डिलीवरी चार्ज लेगा उस पे जीएसटी है, अदरवाइज भाड़े पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन पे जीएसटी नहीं है अगर वो रोड से जा रहा है। आगे देखिए, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल और वेसल फ्रॉम वन प्लेस इन इंडिया टू अनदर ऑफ द फॉलोइंग गुड्स। अच्छा, अगर रेल या वेसल से जा रहा है, एक तो हो गया रोड से जा रहा है तो क्या होगा, और अब रेल या वेसल से जा रहा है, तो रेल या वेसल से जा रहा है तो इन सामानों पे
का ट्रांसपोर्टेशन अगर हो रहा है तो जीएसटी नहीं है। रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर, कैलेमिटीज, एक्सीडेंट और मिसहैप। कहीं पे कोई आपदा आ गई है, मतलब बाढ़ आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया और राहत सामग्री भेजनी है वहां पे, ठीक है। मान लीजिए कहीं भूकंप आ गया है, कहीं बाढ़ आ गई, अब हम चाहते हैं बाढ़ में जितने लोगों का घर बह गया, जो लोग बिना खाए वहां परेशान हो रहे हैं, हम खाना भिजवाना चाहते हैं, ठीक है, रेल से भिजवा रहे हैं, तो अब रेल वाला हमसे भाड़े पे जीएसटी नहीं लेगा। देखिए सरकार भी कहीं कहीं तो नरम हो ही जाती है ना, कि अरे भाई बाढ़ में सामान भिजवा रहा है, मदद कर रहा है लोगों की, चलो इससे जीएसटी नहीं लेते हैं, राइट। और बेसिकली इन मोस्ट ऑफ द केसेस ये सर्विस कौन ही ले रहा होगा, गवर्नमेंट खुद ही ले रही होगी, गवर्नमेंट तो खुद राहत सामग्री पहुंचाती है। तो रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम ऑफ नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर। नेचुरल मैन मेड डिजास्टर का मतलब क्या हुआ, नेचुरल डिजास्टर का मतलब होता है बाढ़ भूकंप जो प्रकृति का देन है, ठीक है। मैन मेड डिजास्टर का मतलब जो लोग डिजास्टर करते हैं, जैसे कहीं बम ब्लास्ट कर दिया किसी ने, ठीक है, ये भी तो आपदा है एक तरीके की, राइट। तो ये मैन मेड डिजास्टर है, इंसान इस आपदा को लाया है। तो इसमें भी अगर हम राहत सामग्री पहुंचाना चाहते हैं रेल के जरिए या वेसल के जरिए, तो भाड़े पे जीएसटी नहीं। आगे डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट, डिफेंस या मिलिट्री के इक्विपमेंट की अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रही है नहीं लगेगा जीएसटी, एग्जेम्पशन है। न्यूज़पेपर और मैगजीन, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो जीएसटी नहीं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, खेती का सामान, मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है खाद, खाद की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है तो भी जीएसटी नहीं। अब यहां पे आपने पढ़ा था कि जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की जीए से अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो टैक्सेबल होगा, लेकिन जीटीए में भी कुछ एग्जेम्पशन है, जीटीए में भी कुछ एग्जेम्पशन है। आइए देखिए कौन कौन सी एग्जेम्पशन है। तो यानी अगर आप ट्रक वाले से क्या भिजवा दे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भिजवाएं तो जीएसटी नहीं है, मालूम है आपको, ये आप नया पढ़ रहे हैं। जीटीए रिवर्स चार्ज में तो आपने पढ़ा था, लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि जीटीए की इन सर्विसेज पे तो एग्जेम्पशन चल रही है, यानी अगर आप फल सब्जी ये सब ट्रक से भेजते हैं ना तो भाड़े पे जीएसटी नहीं होता। कौन भेजेगा फल से, ट्रक से सब्जियां फल ये सब कौन भेज रहा है, सबसे पहले तो किसान खुद भेज रहा होगा, तो मेन मंडी में पहुंचेगा माल, राइट, फिर वहां से भले छोटी छोटी मंडियों में पहुंचे व्हाटएवर, तो ये पूरे भाड़े पे जीएसटी नहीं होता। उसके बाद मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, पल्सेस, राइस, ऑर्गेनिक मैन्योर, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बेसिकली जो रेल के लिए था वही सब इसके लिए भी है। रिलीफ मटेरियल, डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है। अगर सर्विस जीटीए के द्वारा अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया जाएगा तो भाड़े पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये कहानी ना पूरी की पूरी मैंने आपको रिवर्स चार्ज के समय सुनाई हुई है, ठीक है, कि जीटीए वाला अगर रजिस्टर्ड बंदे को सर्विस देता है तो वो रजिस्टर्ड बंदा रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करेगा, और जीटीए वाला अगर अनरजिस्टर्ड को देता है और जीटीए खुद भी अनरजिस्टर्ड है तो भाई जीएसटी लगती ही नहीं है, यहाँ पे एग्जेम्पशन हो जाती है। लेकिन जीएसटी कुछ जगह जीएसटी कंपल्सरी रिवर्स चार्ज के तहत पे करनी पड़ती है अगर रेसिपेंट स्पेसिफाइड कैटेगरी का है, ये आपने रिवर्स चार्ज में देखा था। तो ध्यान दीजिए वहां पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अगर अनरजिस्टर्ड रेसिपेंट है फॉलोइंग कैटेगरीज का तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि उसे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी देनी है, ठीक है। और नहीं तो ट्रांसपोर्टेशन मत लीजिए, फिर आप नहीं ले सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस जीटीए से। तो इनके ऊपर एग्जेम्पशन नहीं है, ये रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करते हैं। रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल ऑन देम, इनके ऊपर रिवर्स चार्ज लगता है। ये सब आप देख चुके हैं इसलिए हम रिपीट नहीं करेंगे। फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट, सोसाइटी अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। Now next is services provided by GTA by way of transport of goods in a goods carriage to department or establishment of central government, state government. GTA अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा तो एग्जेम्पशन है, लोकल अथॉरिटी को देगा तो एग्जेम्पशन है, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस गवर्नमेंट एजेंसीज को देगा तो भी एग्जेम्पशन है। आइए अब देखते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या क्या एग्जेम्पशन है,
ठीक है, इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो अलर्टनेस लेवल थोड़ी सी हाई कर लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन और एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट कोई डिस्काउंट भी बोल रहा है, ऐसे समझिए, जिस सर्विस की पेमेंट ब्याज देके होती है उस पर जीएसटी नहीं होता। क्या बात बता दी सर, एक लाइन में क्या बात बताई, फिर से बताइए सर। सुनिए, जिन भी सर्विस के रिस्पेक्ट में आपको ब्याज देना पड़ता है उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। तो अच्छा, ब्याज कब देना पड़ता है? अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो हम उस पर ब्याज देंगे। हाँ भाई, ब्याज ही तो, लोन पे तो सिर्फ ब्याज ही देना और तो कुछ देना नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ ब्याज देना होता है और कुछ नहीं होता है तो वहां पे जीएसटी नहीं होती। ब्याज पर जीएसटी नहीं है, ये अपने दिमाग में बैठा लीजिए, बस सीधी बात। ब्याज अगर दे रहे हैं तो जीएसटी नहीं है उस पर। और क्या क्या हो सकता है? बैंक हम बैंक के पास पैसा जमा भी तो करते हैं, तो बैंक हमको ब्याज देती है, तो उस ब्याज पे बैंक जीएसटी नहीं देगी। हम बैंक से लोन लेते हैं तो हम बैंक को ब्याज देते हैं, तो हम ब्याज पे जीएसटी नहीं देंगे। बैंक हमको अगर हम बैंक को पैसा दे दें, डिपॉजिट कर दे, तो बैंक हमें ब्याज देगी, लेकिन ब्याज पे जीएसटी नहीं होती। तो कोई भी ऐसी सर्विस जिसका पेमेंट से ब्याज से होता है ना, उस पर जीएसटी नहीं, ठीक है। लेकिन एक ब्याज पे जीएसटी है, क्योंकि एक्चुअल में वो ब्याज है ही नहीं। बोला जाता है ब्याज, लेकिन वो ब्याज होता नहीं है। देखेंगे कौन सा। अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्रेडिट कार्ड पे जो ब्याज होता है, कह रहा उस पर जीएसटी लगेगा, उस पर एग्जेम्पशन नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्रेडिट कार्ड पे ब्याज थोड़ी ना होता है, बैंक वाले बैंड बजा देते हैं। आप जरा एक दिन का डिले तो कर लीजिए, एक दिन गलती से डिले हो गया तो भयंकर वाला ब्याज ले लेते हैं। वो बोलते हैं ब्याज, वो ब्याज नहीं, एक पेनाल्टी आप ऐसे समझिए, वो ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। इवन आई हैव सफर्ड, एक बार मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। ड्यू डेट पे एग्जैक्टली बैंक में बैलेंस नहीं था, मे बी बिकॉज इट वाज संडे ऑन दैट डेट, और किसी ने उस बात पे ध्यान नहीं दिया, एंड दे चार्ज 5000 प्लस जीएसटी एज द चार्जेस, और अगले दिन से नेक्स्ट डे वो पे भी हो गया था जो ड्यूज थी। नाउ कैन इट बी ट्रीटेड एज एन इंटरेस्ट? कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है, कभी भी ट्रीट नहीं किया जा सकता है। अंडरस्टूड? 5000 रुपए का ब्याज किस अमाउंट पे लगेगा एक दिन का, ठीक है। कितना ब्याज होगा कि एक दिन का ब्याज 5000 रुपए बन जाएगा? तो इट्स लाइक दे चार्ज पेनाल्टी फॉर नॉट पेइंग क्रेडिट कार्ड ड्यूज ऑन टाइम। सो उस इंटरेस्ट पर जीएसटी होता है। इंटरेस्ट से सेल और परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग बैंक। अच्छा, डॉलर, पाउंड, इन सब की खरीद बिक्री बैंकों के बीच में हो रही है। एक बैंक दूसरे बैंक से खरीद बेच रहा है, अमंग बैंक। या फिर ऑथराइज्ड डीलर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जो ऑथराइज्ड डीलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, जो फॉरेक्स बेचते हैं, डॉलर, पाउंड, ये सब बेचने वाले जो ऑथराइज्ड डीलर्स होते हैं, वो लोग आपस में खरीद बिक्री कर रहे हैं। ऑथराइज्ड डीलर, एक ऑथराइज्ड डीलर दूसरे ऑथराइज्ड डीलर से खरीद बिक्री कर रहा है, ठीक है, तो भी जीएसटी नहीं है उस पर। अच्छा, मैं अगर बैंक से डॉलर खरीदने जाऊंगा, जीएसटी लगेगा, ध्यान से सुन लीजिए। मैं एक फॉरेक्स वाले से, ऑथराइज्ड डीलर से जाऊंगा डॉलर पाउंड खरीदने, तो मुझे जीएसटी पे करना पड़ेगा। यहां पे क्या बोल रहा है, एक बैंक दूसरी बैंक से खरीद बिक्री करती है डॉलर, पाउंड, ये सब की, तो उस पर जीएसटी नहीं है। अगर दो फॉरेन एक्सचेंज के ऑथराइज्ड डीलर आपस में खरीद बिक्री करते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, तो जीएसटी नहीं है। तीसरी बात, अगर बैंक एक ऑथराइज्ड डीलर के साथ खरीद बिक्री कर रहा है तो भी, या ऑथराइज्ड डीलर बैंक के साथ, मतलब ऑथराइज्ड डीलर और बैंक के बीच में भी अगर डीलिंग हो रही है फॉरेक्स की, तो भी जीएसटी नहीं है। तीसरा था, और अमंग बैंक एंड सच डीलर, बैंक के बीच, डीलर के बीच, और बैंक डीलर के बीच फॉरेक्स के ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं है। उसके बाद देखिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट होल्डर अंडर प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत बैंकों ने जो आपका खाता खोला, सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, वो एक सर्विस है विच इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। थर्टी फोर,
ये एग्जेम्पशन विड्रॉ हो गई है, ठीक है। ये एग्जेम्पशन क्या है? सर्विसेज बाय एक्वायरिंग बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एन अमाउंट अप टू 2000 इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। मैं समझाता हूं। आपको मालूम है, जैसे आप किसी दुकान पे जाते हैं और डेबिट कार्ड से पेमेंट कर देते हैं, क्रेडिट कार्ड से उसके यहाँ स्वाइप करके पेमेंट कर देते हैं, ठीक है, तो वो जो मर्चेंट होता है जिसको आपने ये पेमेंट की है, उसको पूरा पैसा नहीं मिलता, उसको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं बैंक को, राइट। तो ये बैंक चार्जेस पे करता है, तब उसको कुछ चार्जेस कट के पैसा आता है। जैसे आप मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करते हैं, अरे आप तो मुझसे लेक्चर्स लेते ही हैं ऑनलाइन पेमेंट करके, ठीक है, अगर आपने लिया हो तो राइट। तो आप जब ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो 10,000 रुपए की आप पेमेंट करते हैं, तो मुझे 10,000 नहीं मिलता, उसमें से कुछ चार्जेस कट जाता है, ठीक है। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं तो मोटा मोटी 2% का मुझे नुकसान होता है, और आप अगर डेबिट कार्ड वगैरह के जरिए पेमेंट करते होंगे तो 1% से थोड़ा कम उस पर भी चार्ज लगता है, मतलब आधा % से 1% के बीच में कहीं उस पर भी चार्ज लगता है। इतना मेरा नुकसान होता है, ये बैंक चार्जेस ले लेती है पैसा मुझे क्रेडिट करने में, ठीक है। तो बैंक तो ये चार्ज लेती है, उस चार्ज पर क्या जीएसटी लगेगा? हाँ, उस चार्ज पर जीएसटी भी लगता है। एग्जाम्पल समझाता हूं। जैसे मान लो आप मुझे 10,000 रुपए की पेमेंट करते हो, ठीक है, आप मुझे 10,000 की पेमेंट करोगे तो 2% इसका मुझे चार्ज पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका 2% कितना हो गया? 200 रुपया। अब इस 200 रुपया पे क्या जीएसटी लगता है? हाँ, इस पे अब जीएसटी भी लगता है एट द रेट ऑफ 18%, 18% का जीएसटी है, 36 रुपया जीएसटी लग जाता है। तो 236 रुपया टोटल चार्ज मेरा बैठ जाता है, ठीक है। अब यानी ये जो बैंक है मुझे 10,000 रुपये पैसा नहीं देती है, मुझे 10,000 रुपया में से 236 रुपया काट लेती है। आप तो 10,000 रुपया पैसा दिए हो, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट किए थे, मुझे 10,000 थोड़ी ना मिला है, मुझे मिला है 10,000 माइनस 236 रुपया। अगर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किए होगे तो 9,764 रुपया, मुझे मिला 9,764 रुपीज, ठीक है। अब ये बैंक वाला क्या करेगा? ये 200 रुपया तो वो खुद रख लेगा और 36 रुपया गवर्नमेंट को जमा कर देगा, जीएसटी, ठीक है। ऐसा होता है। अभी तक क्या चल रहा था कि 2,000 रुपए की जब आप मुझे पेमेंट करते थे ना, तो उस पर चार्ज तो लेती थी बैंक, लेकिन उस चार्ज पर जीएसटी नहीं लेती थी, क्योंकि जीएसटी एग्जेम्प्ट था। 2,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगता है। यानी अब समझिए, अगर आप मुझे 2,000 रुपए की पेमेंट करते तो 2,000 का 2% कितना हुआ? 40 रुपया हुआ। अब इस 40 रुपया पे जीएसटी नील रहता था, जीएसटी नहीं लगता था। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन 2,000 तक की है। अब ये बात समझ में आई कि नहीं सबको, कि 2,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन पे ट्रांजैक्शन चार्ज लगेगा प्लस उस पर जीएसटी भी लगेगा, लेकिन 2,000 से कम की ट्रांजैक्शन, 2,000 रुपए तक की ट्रांजैक्शन है तो उस पर ट्रांजैक्शन चार्ज तो है भाई, ठीक है, वो तो बैंक चार्जेस लेंगे, लेकिन उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि जीएसटी की एग्जम्पशन है। अब ये कब हुआ था मैं आपको बताऊं, इसकी एक्चुअली बहुत पुरानी कहानी है। ये कहानी कब की है? ये कहानी है डीमोनेटाइजेशन की, जब आप बहुत छोटे बच्चे थे, ठीक है। डीमोनेटाइजेशन के समय की बात है, 2016 की बात है। मुझे मालूम है आपको शायद पता भी ना हो, लेकिन आपने सुना जरूर होगा, क्योंकि ये क्रांतिकारी मोमेंट था एकदम मोदी जी का। 500 और 1,000 के नोट हमारे देश में बंद हो गए थे, ठीक है। लेकिन ये इतनी बड़ी बात है कि आपको भी पक्का कंफर्म पता होगा, भले आप छोटे होगे बहुत उस समय, लेकिन आपको पता चल गई होगी, ये बात की जानकारी जरूर होगी। तो जैसे ही 500 1,000 के नोट बंद हो गए, मोदी जी ने उसी समय डिजिटल पेमेंट को खूब तेजी से जोड़ दिया कि हर जगह डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, डिजिटल पेमेंट, ठीक है। अब जब छोटे छोटे व्यापारियों के यहाँ कोई आता था, डेबिट कार्ड से मारता था 50 रुपया, 100 रुपया, 1,000 रुपया, छोटा व्यापारी कहता था नहीं भाई, हम तो डिजिटल पेमेंट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उसका तो पैसा जा रहा है ना, हर ट्रांजेक्शन पे 2% 1% लग रहा है, वो क्यों करेगा? तो फिर उस समय मोदी जी ने क्या किया, बोला कि 2,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे बैंकों से हम कह रहे हैं कि तुम ट्रांजेक्शन चार्ज भी मत लो, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज गवर्नमेंट जब लाती है ना, तो दिखाना होता है बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर है। तो मोदी जी ने क्या किया, 2,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे ट्रांजेक्शन चार्ज भी खत्म करवा दिया। बैंकों से कहा चार्ज नहीं लेना है, समझे। अभी कह रहे हैं बैंक 2,000 रुपए तक के ट्रांजेक्शन पे चार्ज मत लो, नहीं तो मोदी फेल हो जाएगा यहाँ देश में, ठीक है। तो बैंक ने 2,000 रुपए तक के चार्ज ट्रांजेक्शन पे चार्ज लेना बंद कर दिया।
तो अब जितने छोटे व्यापारी उनका तो वही 500, 1000, 2000 यही तो माल होता है। तो जितनी पेमेंट वो कर रहे थे पूरा पूरा बैंक उनको दे रही थी, ना कोई चार्ज लग रहा था, ना उस पर जीएसटी लग रहा था। ठीक है, उस समय हालांकि सर्विस टैक्स था, जीएसटी नहीं होता था उस समय, सर्विस टैक्स था, तो वो भी एग्जेम्प्ट था। ठीक है, मतलब 2000 से ऊपर 2000 पे तो ट्रांजेक्शन भी नहीं था, चार्ज ही नहीं था, तो टैक्स कहां से आएगा उस पर। अच्छा, एक बार तो ये सब बोल के हर जगह चस्का लगा दिया मोदी जी ने, सब डिजिटल पेमेंट मारने लग गए, मर्चेंट सारे दुकानदार लेने लग गए 2000 मतलब पेमेंट लेने लग गए, क्योंकि उनके चार्ज तो कट नहीं रहे थे। और एक महीने बाद दूसरा पत्ता खेला मोदी जी ने, बोला कि अब चार्ज लगेगा। एक महीना भी मात्र नहीं हुआ, बोला अब चार्ज लगेगा, मतलब डिजिटल पेमेंट इतनी कहानी की सारे लोग अपने यहां स्वाइप मशीन वगैरह लगा लिए, लेने लग गए डिजिटल पेमेंट, अब करें चार्ज लगेगा। तो एक महीने बाद चार्ज लगना शुरू हो गया, लेकिन टैक्स माफ था उस पर। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, 2000 रुपए तक पे ट्रांजैक्शन चार्ज तो चालू कर दिया, लेकिन उस पर टैक्स माफ रखा। ठीक है, कुछ तो करे, टैक्स से कितना टैक्स से अंतर, चार्ज तो लग ही रहा था। ठीक है भाई साहब, अब निर्मला सीतारमण जी ने 1 अक्टूबर 2024 से कहा उस पर जीएसटी भी लेंगे, बहुत हो गया डिजिटल पेमेंट, अब तो सारे लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं, अब दुकानदार कहेगा कि हम नहीं लेंगे ना, तो ऐसा नहीं है देश का डिजिटल पेमेंट रुक जाएगा, कस्टमर कहेगा तो हम देंगे नहीं पेमेंट, हम भी जा रहे हैं दूसरी दुकान से ले लेंगे, क्योंकि आज की दुकान पे सब्जी वाला, ठेले वाला, हर कोई ऑनलाइन पेमेंट ले रहा है। तो अब दे भाई, ये तो हमारे नेताओं को पता है कि अब तो काम चल रहा है अपने मन से, जरूरत क्या है टैक्स छोड़ने की, लगा के लेते हैं टैक्सेस पे भी। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ। तो 1 अक्टूबर 2024 से ये एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली गई है। मैं आपको बता दूं, यहां पे लिख देते हैं एग्जेम्पशन विड्रॉन, एंड सिंस दिस एग्जेम्पशन इज विड्रॉन, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है कि ये इस पे क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ऐसी कोई छूट वूट नहीं है, कोई भी डिजिटल पेमेंट के ट्रांजैक्शन चार्ज अगर हैं, कोई भी अमाउंट के डिजिटल पेमेंट पे ट्रांजैक्शन चार्ज है, तो जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन इट, राइट। इसे हम इग्नोर करेंगे, इट हैज बीन मेड टैक्सेबल। टैक्सेबल कब से हुआ है ये भी मैं लिख दूं, ये अक्टूबर 2024 से टैक्सेबल हो चुका है। ठीक है, आइए एक इलस्ट्रेशन कराते हैं आपको। Messrs अपना बैंक लिमिटेड, a scheduled commercial bank, has furnished the following details for the month of August। ठीक है, और आपको डिटेल देने के बाद क्या पूछा है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई, बैंक की टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या एग्जेम्पशन हटा देंगे। एक्सटेंडेड हाउसिंग लोन टू इट्स कस्टमर, कस्टमर को हाउसिंग लोन दिया, अरे हाउसिंग लोन देंगे तो बदले में क्या आएगा, ब्याज आएगा, तो इस पे जीएसटी नहीं होता, बदले में ब्याज आएगा, जीएसटी नहीं होता। प्रोसेसिंग फीस कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर ऑन सैंक्शन ऑफ लोन, लोन सैंक्शन करने का ना प्रोसेसिंग फीस अब ले लिए, लगेगा जीएसटी। ठीक है, ब्याज पे जीएसटी नहीं है, बस इतना दिमाग में बैठा हो, बाकी पे तो लगेगा, इस पे जीएसटी है। कमीशन कलेक्टेड फ्रॉम इट्स कस्टमर ऑन बैंक गारंटी, अच्छा किसी कस्टमर के लिए बैंक ने ना बैंक गारंटी दे दी थी उसके सप्लायर को, तो अब भाई कस्टमर से कमीशन चार्ज कर रहे हैं सब, जीएसटी लगेगा, हाँ लगेगा। इंटरेस्ट इनकम बोल रहा है, लेकिन किस पे बोल रहा है, ऑन क्रेडिट कार्ड। मैंने आपको बताया कि क्रेडिट कार्ड का ब्याज ना ब्याज नहीं माना जाता, ये तो बैंड बजा देते हैं सब, इतना पैसा लेते हैं। मैंने अपना एग्जांपल लिया था ना, सब एक दिन का 5000 प्लस जीएसटी ले लिए थे हमसे। ठीक है, तो ये इंटरेस्ट इनकम नहीं होती, ये पेनाल्टी नेचर का होता है, ये ब्याज है ही नहीं, बोला जाता है ब्याज, ये ब्याज होता ही नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन हाउसिंग लोन एक्सटेंडेड बाय द बैंक, इंटरेस्ट आया है, ब्याज पे जीएसटी नहीं। मिनिमम बैलेंस चार्जेस कलेक्टेड फ्रॉम करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट होल्डर, अच्छा बैंक का ये नियम होता है ना कि खाते में कम से कम इतना पैसा रखना होगा, उसी को कहते हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। अगर किसी का उस अमाउंट से कम हो जाता है तो सब बैंक वाले चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ब्याज है क्या, ये ब्याज थोड़ी ना, ये तो चार्ज है। ठीक है, पेनाल्टी एक तरीके की, जीएसटी लगेगा, हाँ इस पे भी लगेगा। तो जीएसटी कितने पे लगा, 20, 30, 50, 50, 40, 90, 90 और 1, 91 करोड़, 91 करोड़ रुपए पे जीएसटी लग जाएगी। तो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई इज 91 करोड़। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं अब हम लोग। लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस
का जो प्रीमियम होता है, LIP, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, इस पर जीएसटी होता है बेटा। अगर आप जीवन बीमा कराएंगे तो इस पर जीएसटी लगेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं, बड़ी जोर शोर से हल्ला है मार्केट में अभी फिलहाल, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे ना 18% की जीएसटी है, ठीक है। तो अब आपको तो पता ही है कि सरकार कैसे कहती है, 5-12 को कहती है भाई ये सब नेसेसिटीज है, 18 और 28 को लग्जरी कहा जाता है। तो इस समय मार्केट में बड़ा हल्ला है कि क्या इंश्योरेंस कराना लग्जरी है क्या? गवर्नमेंट तो खुद चाहती है लोग इंश्योरेंस कराएं, तो इस पर जीएसटी का रेट कम होना चाहिए। तो सरकार इसको कंसीडर कर रही हो सकता है फ्यूचर में जीएसटी का रेट कम भी हो जाए इस पर, ठीक है। हालांकि रेट क्या होता है क्या नहीं होता है इससे तो आपको मतलब है नहीं, ये तो कोर्स में है नहीं। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस की क्या कुछ ऐसी पॉलिसीज भी हैं जिस पर एग्जेम्पशन है, जीएसटी है ही नहीं? हाँ ऐसा है, लेकिन ये वही पॉलिसीज है जो आपने सुन भी नहीं रखी होंगी, ठीक है। आइए दिखाते हैं, आपको नाम याद रखना होगा, नेशनल पेंशन सिस्टम अगर लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एनपीएस पॉलिसी बेच रहा है। ये एनपीएस पॉलिसी क्या होती है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कोई ऐसी पॉलिसी बेच रहा है जिसमें हम पैसा एक बार में उसको दे देंगे और 60 साल के बाद वो हमको हर महीने पैसा देना शुरू कर देगा। मतलब आपने ऐसी पॉलिसी सुनी होगी जिसमें हम पैसा देते जाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी फिर एक समय के बाद हमको देती है पैसा। ये नहीं, उल्टा, हम पैसा एक बार में देंगे इंश्योरेंस कंपनी को, आज ही दे दिए, कितना? 50 लाख रुपया। अब जब हम 60 साल के होंगे तो तब हम कमाएंगे नहीं, कमा तो अभी रहे हैं हम, तो अभी हम पैसा दे सकते हैं, हमने दे दिया 50 लाख रुपया, ठीक है। अब जब हम 60 साल के होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी हर महीने हमको पैसा देगी। तो ऐसी पॉलिसी को कहा जाता है नेशनल पेंशन सिस्टम। हालांकि ऐसा नहीं है कि बस ये पॉलिसी कोई भी बना के इंश्योरेंस कंपनी बेच लेगी तो काम चल जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगी, ऐसा नहीं है। ये पेंशन सिस्टम जो इंश्योरेंस कंपनी की है वो रेगुलेट होनी चाहिए पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी से, मतलब अप्रूवल होना चाहिए जो गवर्नमेंट की बॉडी है उसके द्वारा। फिर क्या है? सर्विसेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस प्रोवाइडेड बाय आर्मी, नेवल एंड एयरफोर्स ग्रुप इंश्योरेंस फंड। अच्छा, आर्मी वाले, नेवी वाले और एयरफोर्स वालों का एक इंश्योरेंस होता है, ये इनका एक अलग फंड होता है, ये गवर्नमेंट कराती है। ये आप यहाँ पे भी इंश्योरेंस करा सकते हैं, इस प्रीमियम पे जीएसटी नहीं होता है। लेकिन अगर आप आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स में हैं तो आप ये इंश्योरेंस ले सकते हैं, इस पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा ये सब पढ़ने में, ठीक है। ये सब ऐसी ऐसी पॉलिसीज है, इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा, ये खुद ही एक्सेप्शनल चीज़ें हैं, ठीक है। जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, ये सब ना मैं आपको बताऊं एकदम एक लाइन में, एक्चुअली बड़ी सारी बीमा योजनाएं छोटी मोटी गरीबों के लिए सरकार चलाती है, ठीक है। जिसका प्रीमियम कैसा होता है हम आपको बताएं, पता नहीं कौन कौन सी पॉलिसी आती है, लोग बीमा कराती हैं 1 लाख रुपए का, उसमें 5 रुपया रोज देना है, ठीक है। तो ये सब जो है ना, इस पर जीएसटी नहीं होती है, ठीक है। आप तो अपने जीवन में नहीं सुने होंगे, ऐसी ऐसी पॉलिसी का नाम है जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये सब आप देखोगे सरकारी बीमा भी है सब, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री व्यय वंदन योजना, लिमिट, बस थोड़ा सा याद कर लो, ये अपने दिमाग में बैठा लो, जनश्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री, जो सरकारी स्कीम वाली जो बीमाएं हैं इस पर जीएसटी नहीं है, याद रहेगा ना, नाम सुनोगे तो याद आ जाएगा एग्जाम में। बहुत मुश्किल है कि एग्जाम में नाम भी लेगा, लेकिन ले लिया तो आपको याद आ जाएगा। सर्विसेज स्पेसिफाई प्रोवाइडेड बाय स्पेसिफाइड बॉडीज, ये कुछ सरकारी बॉडीज हैं, इनके द्वारा दी गई सर्विस पे जीएसटी नहीं है। पहला बता रहा है ईएसआईसी, ठीक है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये क्या होता है मालूम है आपको? जैसे अगर किसी भी कंपनी में 10 या 20 से अधिक, आई डो नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, इससे ज़्यादा अगर इम्प्लॉई है तो उन्हें अपने एम्प्लॉय का ईएसआईसी कराना होता है, ठीक है। और ये सरकारी बॉडी होती है, ईएसआईसी वहाँ पे कराना होता है, मतलब कंपनी जो होती है वो पैसा भरती है और एम्प्लॉई अगर कभी भी बीमार पड़ेगा तो वो अपना मुफ्त में इलाज करा सकता है यहाँ से। तो इस तरीके की ये फैसिलिटी होती है ईएसआईसी के द्वारा। फिर है एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, अगेन यहाँ पे भी यही होता है कि अगर 20 से अधिक एम्प्लॉई हैं तो आपको अपने एम्प्लॉई का पीएफ कराना होता है, राइट, जिसमें आधा पैसा एम्प्लॉई जमा करता है और आधा पैसा
एम्प्लॉयर जमा करता है और वो पैसा इकट्ठा होता रहता है, एम्प्लॉय कभी रिटायर करेगा तो वो पैसा उसको मिल जाएगा, समथिंग लाइक दिस। तो ईपीएफ जो सर्विसेज दे रहा है वो भी उस पर भी जीएसटी नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से जो लोग कोल माइन में काम करते हैं उनका एक अलग से भी पीएफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सेम ही है। ये कोल माइन वालों के लिए एक और अलग से होता है, कोल माइंस वालों का ईपीएफ और एनपीएस की सर्विस। ठीक है, सरकारी एनपीएस भी है, मालूम है ना, नेशनल पेंशन सिस्टम। अभी तक तो हमारे देश में पेंशन को लेके ये हो गया था कि अब तो सरकार भी पेंशन देना बंद कर दी है, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अब वापस से पेंशन को थोड़ा जिंदा करना शुरू किया है। ठीक है, कि भाई थोड़ा सा बेटर करते हैं पेंशन को। अब जिस तरीके से अभी आपने देखा लाइफ इंश्योरेंस कुछ एग्जेम्प्ट हैं, कुछ लाइफ इंश्योरेंस की प्रीमियम पे जीएसटी नहीं होगा, वैसे ही कुछ जनरल इंश्योरेंस की प्रीमियम पे भी जीएसटी नहीं होगा। अब जनरल इंश्योरेंस नॉर्मली आप क्या जानते हो? आप कहोगे सर जनरल इंश्योरेंस का मतलब होता है हम अपनी कार का इंश्योरेंस कराते हैं, अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराते हैं, अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, यही सब कराते हो ना, इस पर लगता है जीएसटी। कौन सी जनरल इंश्योरेंस? एनीथिंग विच इज अदर देन लाइफ इंश्योरेंस इज कॉल्ड जनरल इंश्योरेंस। ठीक है, तो हम जो जनरल इंश्योरेंस जनरली कराते हैं या जानते हैं उस पर तो जीएसटी है। तो कौन सी जनरल इंश्योरेंस पे नहीं है? वही सब सरकारी योजनाओं वाला। ठीक है, क्या क्या होता है, जैसे गांव में किसान कराते हैं कि फसल खराब हो जाएगी उससे रिलेटेड इंश्योरेंस, उस पर जीएसटी नहीं होगा। तो ये सब टाइप का इंश्योरेंस है। ठीक है, हर्ट इंश्योरेंस स्कीम, कैटल इंश्योरेंस अंडर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो जनता पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ग्रामीण एक्सीडेंट पॉलिसी, ये सब जन आरोग्य बीमा पॉलिसी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक है, कोकोनट पाम इंश्योरेंस स्कीम, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो आप समझ गए कि नहीं? आपको नाम देख के समझ में आ जाएगा, सरकारी स्कीमें हैं अदर देन लाइफ इंश्योरेंस वाली। जनरल इंश्योरेंस की सरकारी स्कीमें हैं, उस पर जीएसटी नहीं है। बाकी जो आप जनरल इंश्योरेंस कराते हो देखो उस पे सब पे जीएसटी लगता है। ठीक है, पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम, पेंशन स्कीम में भी जो सर्विसेज आपको मिल रही हैं उस पे जीएसटी नहीं है। सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन कंट्रीब्यूशन अंडर अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना में आप पैसा जमा करेंगे अपने पेंशन के लिए, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कंट्रीब्यूशन टू अंडर एनी पेंशन स्कीम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की भी किसी भी पेंशन स्कीम में आप पैसा डालेंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। ये पेंशन स्कीम भी मोदी गवर्नमेंट ने ही लाई है। वैसे मैं आपको एक खास बात बताऊं, ये अटल पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे बनाई गई। ठीक है, लेकिन शायद एकमात्र यही एक स्कीम है जिसमें किसी मिनिस्टर का नाम लिया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। क्योंकि मैंने देखा है मोदी सरकार में एक खास बात कि ये कोई भी स्कीम में ना किसी मिनिस्टर का नाम नहीं डालते, जबकि इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी। हम पॉलिटिकल नहीं, लेकिन आपको ना ये सब बताना जरूरी होता है सो दैट आप रिलेट कर पाए। तो इसके पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी और कांग्रेस गवर्नमेंट में हमेशा कोई भी स्कीम आती थी ना तो उसमें वो व्यक्ति विशेष का नाम जरूर होता था, जैसे राजीव गांधी सो एंड सो योजना, इंदिरा गांधी सो एंड सो योजना, जवाहरलाल नेहरू सो एंड सो योजना, उसमें हमेशा नाम होता था एक व्यक्ति का। ठीक है, जो कांग्रेस पार्टी से। हालांकि मोदी जी ने ऐसा किसी के भी नाम के साथ नहीं किया है। ये एक पॉलिसी जरूर अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे लाई गई है, और आपको तो मालूम ही है कि बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर हैं ये बीजेपी के, तो ठीक है उनको लगा होगा एक बार ला दिए, बट बाकी में कहीं भी ऐसा है नहीं और होनी भी नहीं चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है ना, किसी भी योजना में किसी व्यक्ति का नाम नहीं होना चाहिए कि उसको कंट्रीब्यूशन, क्योंकि पब्लिक शायद रिलेट करने लग जाती है और समझने लग जाती है कि इस व्यक्ति की ये देन है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो और उससे गलत नॉलेज भी जाती है समाज में। बिजनेस फैसिलिटेटर और कॉरेस्पॉन्डेंट, जैसे ये क्या होता है बिजनेस फैसिलिटेटर कॉरेस्पॉन्डेंट? आपको पता है सरकार ने जनधन योजना के तहत गांव-गांव में खाते खोल दिए बैंक के। मतलब हमारे देश में लोगों के पास खाते सचमुच नहीं थे और ये काम सचमुच सराहनीय है। मैं अगर
एंटी भी बीजेपी हूं तो भी मुझे एडमायर करना पड़ेगा, और फेवर में हूं तब तो एडमायर करूंगा ही करूंगा कि भाई ये एक काम जो बहुत ही बेहतरीन हुआ, जनधन योजना, कि पूरे देश में लगभग सबके खाते खुल गए, हर कोई बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट हो गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि बैंक, सरकार तो चाहती थी जनधन योजना के तहत सबका खाता खुले, लेकिन क्या बैंक खोलना चाहती थी? बैंक थोड़ी ना खोलना चाहती थी। बैंक को टारगेट्स मिले हुए थे, इतना खाता खोलोगे, नहीं खोलोगे तो बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर देंगे तुम्हारा, खोलना पड़ेगा। अभी बात बताइए, कौन सी बैंक चाहती है कि गांव में जा जाके उन लोगों का खाता खोले जिनके खाते में 5 रुपया रहेगा, किसी के 10 रुपया रहेगा, 20 रुपया रहेगा? अरे यार, पैसा लगता है ये सब खाता खोलने का, एम्प्लॉयज बैठाने का, बैंक खोलने का, ब्रांच चलाने का। ठीक है, कौन सी बैंक ये सब करना चाहती है? कोई नहीं करना चाहता, कोई बैंक करना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरी थी उनकी, इसलिए करना पड़ रहा था। ठीक है, उनको, उनके पास टारगेट्स थे कि इतने खाते खोलने पड़ेंगे, ये सरकारी नियम है, एंड देयरफॉर दे वर डूइंग ऑल दिस। तो वो कैसे कर रहे थे? क्या एक बैंक जाके गांव में अपनी ब्रांच खोल रही थी? नहीं, वो क्या कर रहे थे, गांव में जाते थे, कहते थे, ये राशन की दुकान वाले को पकड़ लेते थे, कहते थे तुम एक काम करो, गांव में ना सबका खाता खोलो तुम, ठीक है, और क्या करना, खाता खोल लो, तुमको हम पर खाता पैसा दे देंगे, ठीक है, ये तुमको काम करना है, ये फॉर्म भरवाओ सबसे, यहाँ अंगूठा लगवाओ, सब तुम ये काम करो, तुमको हर खाते पे हम 10 रुपया दे देंगे या वॉटेवर जो भी। बाकी दूसरा काम उनको बताया कि ये काम करा करो कि बैंक तो हम यहाँ खोलेंगे नहीं, अब लोगों को पैसा जमा करना पड़ेगा, तो वो तुम्हारे यहाँ ही पैसा जमा कर देंगे, तुम अपना पैसा जमा कर लेना अपने पास, और कोई निकालने आएगा तो तुम ही पैसा दे भी देना, और शाम को एक बैंक का बंदा आएगा, तुम उससे हिसाब कर लेना। अब आप लोग अगर शहर वाले हो तो आप लोग को ये सब बात समझ में नहीं आएगी, मुझे मालूम है, लेकिन ऐसा ही हुआ था। इसी तरीके से छोटे छोटे गांव में, ठीक है, मतलब आप ऐसे समझिए, जहां बिजली पानी नहीं पहुंची है वहां खाता खुला है, तो कैसे खुला होगा आप खुद से सोचिए ना, ऐसे ही खुला है। तो ये जो फैसिलिटेटर थे, कॉरेस्पॉन्डेंट थे, जो बैंक के लिए खाता खुलवा रहे थे, ये अपने इस काम करने का पैसा लेते थे, सर्विस का पैसा लेते थे, उस पर जीएसटी नहीं है। आज भी बहुत सारे गांव में इसी तरीके से चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना है, आज भी ऐसे ही चल रहा है। बैंक अभी अपनी ब्रांच तो खोली नहीं है, वो वही राशन की दुकान वाला अभी भी ऐसे ही ऑपरेट कर रहा है एज एन फैसिलिटेटर फॉर बैंक। तो बिजनेस फैसिलिटेटर और अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट टू अ बैंकिंग कंपनी विथ रिस्पेक्ट टू अकाउंट इन इट्स रूरल एरिया branch. Any person as an intermediary to a business facilitator or a business correspondent with respect to services mentioned in entry A. अब देखिए क्या हुआ, कुछ लोग ना बहुत समझदार होते हैं, बहुत तेज भी होते हैं, ठीक है। अब बैंक ने एक राशन की दुकान वाले से बोला कि तुमको यार हम हर खाते का 20 रुपया देंगे, तुम बैंक गांव में सबका खाता खुलवाओ, ठीक है। तो वो कहा अच्छा ये तो बढ़िया काम है, उसने 4 आदमी अपने अंडर में रख लिए, ठीक है। उसको कहा तुम गांव में खाता खुलवाओ, तुमको हर खाते में 15 रुपया देंगे, ठीक है। अब आपको बात समझ में आ रही है। और वो राशन वाला 20 रुपया बैंक से पा रहा है, 15 रुपया में वो 4 आदमी 10 आदमी अपने लगा दिया, वो सब खाता खोल रहे। तो जो 15 रुपया ले रहा है, क्या वो जीएसटी लेगा? नहीं, जो 15 रुपया ले रहा है वो किससे ले रहा है? 15 रुपया वो ले रहा है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट से, और 20 रुपया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ले रहा है बैंक से। तो इन सभी चार्जेस पर जीएसटी नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है आज की क्लास में बहुत कुछ आपको पढ़ा दिया, सिखा दिया, बहुत लंबी लिस्ट करा दी आज की क्लास में। अगली क्लास में आते हैं, इस लिस्ट को और आगे बढ़ाते हैं। अभी ये लिस्ट छोटी सी नहीं है, लंबी लिस्ट है, लिस्ट ऑफ सर्विसेज एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। अगली क्लास में आएंगे, फिर और कुछ सर्विसेज देखेंगे। विल स्टॉप हियर।